को एनालाइज करते हैं ये बिना ये कारण जाने कि वो मोशन किस कारण से हो रहा है। अब यार बहुत हो गया मोशन मोशन, बहुत देर से मैं बता रहा हूँ मोशन, ये मोशन होता क्या है, मोशन की डेफिनेशन क्या है। आप कहोगे कि मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, तो ये सारे मोशन हुए। मैं कहता हूँ हाँ ये मोशन है, ये मोशन के अच्छे उदाहरण हैं। लेकिन फिजिक्स में मोशन की थोड़ी डेफिनेशन है, मोशन को थोड़ा डिफाइंड किया गया है, क्योंकि हम नीड बेस्ड पढ़ाई करते हैं ना, जिसकी हमें ज़रूरत है हम उसको उसी हिसाब से डिफाइन करते हैं। जिस प्रकार से एक लड़का या मैं एक भाई भी हूँ, एक बेटा भी हूँ, एक स्टूडेंट भी हूँ, एक टीचर भी हूँ, यानी मेरी इंडिविजुअली मेरी बहुत सारी आइडेंटिटी है। उसी प्रकार एक शब्द की अलग अलग जगह अलग अलग आइडेंटिटी हो सकती है। एक मोशन का शब्द है, मोशन जो वर्ड है, अलग अलग जगह उसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। जिस प्रकार मेरे अलग अलग जगह पर मेरी अलग अलग पोजीशन है। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं टीचर हूं, अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं स्टूडेंट हूं, अगर मैं अपने पिता के पर्सपेक्टिव में उनका पुत्र हूं तो मेरी अलग अलग आइडेंटिटी है। इसीलिए मोशन का शब्द कभी कभी आपने मेडिकल में सुना, लूज मोशन, तो मेडिकल में भी मतलब, और मूवमेंट को भी मोशन बोल देते हैं। लेकिन फिजिक्स में एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है मोशन की, वो ये है कि अगर कोई बॉडी किसी के लिए, अगर कोई बॉडी समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, अगर कोई बॉडी समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, यानी कि वो बॉडी मूव कर रही है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मूवमेंट, मोशन इन फिजिक्स। अच्छी तरह कुछ एग्जांपल मैं इसमें लागू नहीं करूंगा, हटा दूंगा। खैर ये तो प्रैक्टिकल के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि मल्टी कैम्प में किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहता है। ऐसे रैंडम कोई टॉपिक ही नहीं मिल रहा तो कुछ नहीं यार, यही उठा लेते हैं, इसी पर बात करते हैं, है ना। वैसे मेरे पास टॉपिक है क्योंकि अभी एक असाइनमेंट भी डालनी है यार कोर्स की, ठीक है। हाँ, तो मैं कहा था कि मोशन को मैंने मतलब मोशन क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, यानी कि वो मूव कर रही है। अच्छा, तो एक चीज और है कि मैंने कहा कि इंट्रा बॉडी मोशन, जो एक कोई मूवमेंट कर रहा होता है इस प्रकार की, जो इसे बोलते हैं इंट्रा बॉडी मोशन, रोटेशन मोशन। तो हम लोग एक काम और करते हैं, मैंने शुरुआत में बताया था कि आपको, कि जब भी आपको कुछ सीखना हो या जब भी आपको कुछ नया सीखना हो तो चीज़ों को सरल करने की कोशिश करें, जितना हो सके चीज़ों को सरल बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर भी हम लोग एक खेल करने वाले हैं कि जब भी आपको कहीं कहा जाएगा कि कोई कार मूव कर रही है, कोई प्लेन मूव कर रहा है या उड़ रहा है, मतलब फ्लाई कर रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हम उसे एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे, या कह सकते हैं एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग सिर्फ मोशन को देखने वाले हैं। हमें बॉडी के किसी भी मूविंग बॉडी के साइज से कोई मतलब नहीं है, उसके मास से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ उसकी मूवमेंट से मतलब है, वो जिस तरह पोजीशन को चेंज कर रहा है हमें उससे मतलब है। हमें और कोई भी चीज से कोई भी वास्ता नहीं है, क्योंकि यही तो खूबसूरती है फिजिक्स की, यही तो खूबसूरती है फिजिक्स की कि हम लोग जिसको देखते हैं उसी पर हमारी नजर रहती है, जिसको देखना चाहते हैं उसी पर हमारी नजर रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि भाई साहब काइनेमैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो काइनेमैटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन को पढ़ने वाले किसी के डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ, मैं दोबारा रिवाइज क्यों करा रहा हूँ। मैं देखिए डेफिनेशन को जब मैंने बताया आपको, ये डेफिनेशन मैंने बताई काइनेमैटिक्स में सिर्फ हम लोग मोशन को देखने वाले हैं। तो जब मैं बता रहा हूं कि हम लोग सिर्फ किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम लोग अभी भी अपनी जिद पकड़े हुए हैं कि हमें और कुछ नहीं देखना है। अगर हम लोग यार मान लीजिए कि अगर कोई कार चल रही है, अगर हम उसे कार की तरह ट्रीट करेंगे, कहीं ना कहीं कार को हम उसका एक साइज दे रहे हैं, लेकिन हमें उससे वास्ता होना ही नहीं चाहिए। हमें सिर्फ कार के मोशन से वास्ता होना चाहिए, और मोशन के लिए सिर्फ कोई छोटी सी चीज दिखनी चाहिए। यानी कि हम लोग बिल्कुल एक छोटा सा पार्टिकल उसे कंसीडर करते हैं, और वो इतना छोटा होता है कि कितना भी उसे जूम करो तब भी वो उतना ही बना रहता है ना। तो सिंपल सी चीज़ है कि हम लोग एक जिद पकड़े हुए हैं कि हमें सिर्फ मोशन को देखना है, तो उसी के लिए हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो मोशन क्या होता है, और हम लोग पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब बात आती है बहुत
अब मोशन को यार समझा जाए, थोड़ी और कुछ चीज़ें निकाली जाए कि और मोशन में क्या हो सकता है। तो आपने यार देखा होगा, हाँ, कभी बाइक पर सफर किए हैं आप लोग? बाइक पर, मोटरसाइकिल पर, है ना, किए होंगे भाई साहब, है ना, किए होंगे। कभी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल पर बैठे हो। कभी आपने बाइक पर सफर करते हुए, अगर आप बाइक पर चल रहे हैं और आप किसी ट्रक को क्रॉस कर रहे हैं, मेरी कहानी को समझने की कोशिश, सारी चीजें भूलिए अभी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझने की कोशिश करिए कि बाइक पर बैठे हैं आप, आपके पिताजी बाइक चला रहे हैं और आप पीछे बैठे हैं और आप किसी एक ट्रक को क्रॉस करने की कोशिश कर, आपके पिताजी किसी ट्रक को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर एक अलग नज़र से देखने की कोशिश करें, जब आप ट्रक के बिल्कुल पैरेलल होते हैं, बिल्कुल बराबर पर होते हैं, तो आप ट्रक के पहियों को एक तरफ छोड़ दें और सिर्फ ट्रक की बॉडी को देखें, तो आपको ये लगेगा कि ट्रक रुका हुआ है। लगता है कि नहीं लगता? अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर जब आप दोनों वाहन एक साथ चलने लगते हैं तो उसकी बॉडी देखने पर पता चलता है कि भाई साहब ये तो रुका हुआ है, ऐसा लगता है, ये तो मूव कर ही नहीं रहा है। अगर यही सिचुएशन में आप चल रहे हैं और ट्रक चल रहा है, इन दोनों की पोजीशन को अगर कोई नीचे बैठा, हाईवे के नीचे खड़ा व्यक्ति अगर कोई देखे, तो वो ये कहेगा कि भाई साहब तुम दोनों चल रहे हो, आपके लिए ट्रक रुका है और ट्रक ड्राइवर के लिए भी आप रुके हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? आप ताजमहल देखने गए, है ना, मैं आपसे पूछूं ताजमहल क्या कर रहा है, मतलब ताजमहल किस स्टेट में है, रेस्ट पर है या मोशन पर है? आप कहिए क्या मजाक कर रहे हो भाई, पागल हो गए हो क्या? ताजमहल रेस्ट पर है और हमेशा रेस्ट पर रहेगा, क्या बात कर रहे हो? और वहीं मैं तुरंत फोन में लाऊंगा एस्ट्रोनॉट को जो अंतरिक्ष स्टेशन में बैठा हूं, मैं उससे कहूं कि भाई साहब देख ताजमहल मूव कर रहा है या क्या स्टेशनरी रेस्ट पर है, तो वह कहेगा भैया ताजमहल तो मूव कर रहा है। मैंने कहा ये क्या बात हुई? तो ये सिंपली इसका मतलब ये है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो रेस्ट होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो ऑब्जर्वर होता है वो अपने आप को रेस्ट पर मानता है, उसके लिए सारी दुनिया चलती होती है। इतनी बात समझ आई? जो ऑब्जर्वर होता है, जो देख रहा होता है, वो हमेशा अपने आप को रेस्ट पर मानता है और सारी दुनिया उसके लिए चल रही होती है। इसका एक एग्जांपल है, कभी आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हो, मान लीजिए कि आप आगरा से दिल्ली जा रहे हैं और बीच में ट्रेन चल रही है और बीच में आप सो गए, कुछ देर बाद उठे तो आपने पूछा मम्मी क्या दिल्ली आ गया? क्या दिल्ली आ गया? आपकी मम्मी कहेंगी अभी नहीं आया दिल्ली, अभी थोड़ा सो ले और सो ले। क्या वास्तव में दिल्ली आ रहा है? नहीं, आप जा रहे हैं, दिल्ली नहीं आ रहा है, आप जा रहे हैं, क्योंकि आप ऑब्जर्वर हैं तो अपने आप को आपने रेस्ट पर माना है और आपको लग रहा है कि ये जो मैं बैठा हूं मैं रेस्ट पर हूं, सारी दुनिया निकल रही है पीछे और दिल्ली आ रहा है। और वहीं जो आपको लेने के लिए रिश्तेदार खड़े हैं दिल्ली में, वो क्या कहेंगे? क्या वो आगरा से आने वाली ट्रेन क्या आ गई है? पर्सपेक्टिव देखना भाई, जो दिल्ली स्टेशन पे खड़ा आपका रिश्तेदार एज ए ऑब्जर्वर देख रहा है कि ट्रेन आ रही है, आप यहां बैठे ट्रेन में बैठे देख रहे हैं दिल्ली आ रहा है। ऑब्जर्वर का डिफरेंस है, ऑब्जर्वर का डिफरेंस है। समझ रहे हो? खेल समझ रहे हो? गेम समझ रहे हो? किसी के लिए मैंने बताया ना कि एज ए हम लोगों के अंदर ये डेवलप हो गई, टेंडेंसी डेवलप हो गई है कि एज ए ऑब्जर्वर हम लोग अपने आप को रेस्ट पर मानते हैं। खैर, इससे क्या मतलब है? इससे क्या आप कहना चाहते हैं? मेरा एक और आपको बताने का, एक और चीज बताने की ये एक कोशिश है कि किसी के लिए कोई चीज रुकी होती है। आपके लिए जब आप मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे थे तो आपके लिए ट्रक रुका था, हाईवे के नीचे खड़े हुए व्यक्ति के लिए ट्रक चल रहा था, आप भी चल रहे थे। ये कैसे? किसी के लिए ट्रक रुका है, किसी के लिए ट्रक चल रहा है, किसी के लिए ताजमहल रुका है,
किसी के लिए ताजमहल चल रहा है क्योंकि पृथ्वी रोटेट करती है। अगर अंतरिक्ष स्टेशन पर बैठकर कोई एस्ट्रोनॉट उसे देखेगा तो पृथ्वी कर रही है रोटेट। एक्चुअली में शायद 10,000 किलोमीटर ऊपर उसका अंतरिक्ष स्टेशन होता है, तो इस जो उनका रोटेशन एक साथ नहीं होता, ये ज़्यादा स्पीड से रोटेट करती है उसके मुकाबले, या शायद वो अंतरिक्ष स्टेशन ज़्यादा स्पीड से रोटेट करता है, यानी कि तो उसे ताजमहल घूमता हुआ दिखाई देगा। अब गए, और हाँ ऐसा भी होता है, शुरुआत में मैं एक कहानी आपको जब ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तब एक स्टोरी सुनाऊंगा, ग्रेविटी कैसे जो गुरुत्वाकर्षण के नियम कैसे डेवलप हुए थे उसके बारे में। तो उससे संबंधित एक ऑब्जर्वेशन है। शुरुआत में लोग मानते थे कि अपनी जो पृथ्वी है वो रुकी हुई है और जो सन निकलता है दिन में, सुबह सन निकलता है वो चल रहा होता है। क्या ऐसा है? वास्तव में नहीं है भाई, सन स्टेशनरी है, अर्थ उसके चक्कर लगा रही है, ये सच्चाई है। लेकिन पहले माना जाता था, अभी भी गांव में कुछ लोग मानते हैं कि सन यहाँ था यहाँ हो गया, अपने आप को रेस्ट पर मानते, ये टेंडेंसी है अपने आप की, समझ रहे हो? तो खैर इस पर बाद चर्चा करेंगे। तो एक चीज और समझ में आई कि कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता है, कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता है। किसी के लिए कोई चीज मूव कर सकती है और किसी के लिए कोई चीज मूव नहीं कर सकती है, किसी के लिए कोई चीज मूव नहीं कर सकती। क्या समझ में आया भाई आपको इस बात से? क्या आपको फील आया, मजा आया, मजा आया कि नहीं आया? तो हम लोग ये लिख सकते हैं या आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं कि कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता है। रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म है, रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म है, और रिलेटिव टर्म में मतलब ऑब्जर्वर डिफाइन करता है कि किसके लिए क्या मूव। अगर मैं अगर बाइक पर बैठा हूं, अगर मुझसे कहा जाए ट्रक मूव कर रहा है तो मैं कहूंगा नहीं मूव कर रहा है मेरी उपलक्ष्य में, अगर एज ए ऑब्जर्वर। रियलिटी कुछ और है, मतलब ऐसा होता है। खैर अब ऑब्जर्वर की बहुत बात हो गई है ना। ऑब्जर्वर का क्या मतलब है? हम बेशक, क्योंकि हम लोग एक टेक्निकल चीज पढ़ रहे हैं, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो एक हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेवलप करना पड़ेगा, एक टूल बनाना पड़ेगा जो एक ऑब्जर्वर को डिफाइन कर सके। हम लोग सवाल में तो घुसते ही जाएंगे, ऑब्जर्वर बनते नहीं घूमेंगे। हमें कोई एक टेक्निकल टर्म चाहिए होता है, वहां पर एक आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एज ए ऑब्जर्वर काम करता है। चलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं थोड़ा डिफाइन करता हूं, सरल करने को मैं बता देता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक तरह से 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड, जो कि एक 3D इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, 3D इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। जिस तरह कि हम यहाँ पर बैठा हूँ, मैं एक कमरे में बैठा हूँ, तो ये एक 3D वर्ड है, ये एक 3D वर्ड है। अब इस 3D वर्ड का मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं इस डायरेक्शन को x मानूँ तो ये x है, इसको अगर y मानूँ तो ये y है, और ऊपर अगर मानूँ तो z है। तो x y z 3 एक्सिस होती हैं, और जहाँ पर तीनों एक्सिस काटती हैं वो ऑरिजिन हो जाता है, उसे ऑरिजिन हो जाता है। ये क्यों बनाया जाता है? 10th क्लास की मैथ में मैंने चौथा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन प्लेन, वो पढ़ाया था। तो कोऑर्डिनेशन प्लेन का यूज है, वही इसका यूज है, बस वो 2D होता था, ये 3D है। तो कोऑर्डिनेशन प्लेन का क्या यूज है, उसकी पहले एक कहानी बता देता हूं मैं आपको कि कोऑर्डिनेशन प्लेन की खोज कैसे हुई थी। तो एक व्यक्ति है, एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन था, वो ऐसे लेटा हुआ था अपनी छत पर, ऐसा छत है, ये ऊपर की सीलिंग आपको दिखती है, एक मक्खी बैठी थी। तो उसे मक्खी कैसे बैठी थी उसकी छत पर, तो वो सोच रहा था कि इस मक्खी की कैसे जो पोजीशन को डिफाइन किया जाए, उस मक्खी की पोजीशन को कैसे डिफाइन किया जाए। तो उसने ऐसे टूल डेवलप किया कि अगर एक्स इतना चला होगा, अगर वाई इतना चला होगा, तो इस तरह से उसने डेवलप की टूल, यानी कि उसने एक ऐसा नियम बनाया जो कि किसी की पोजीशन को डिफाइन कर सके, किसी की स्थिति को बता सके। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसा ही है कि कोई ऐसा 3D मॉडल डेवलप किया जाता है कि उसके उपलक्ष्य में ऐसे ऑब्जर्वर से हम लोग इंस्टॉल कर सकें किसी भी प्रोफाइल में, और उसके द्वारा देख सकें कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कोई भी पार्टिकल कहाँ पर है। एंड एक चौथा डायमेंशन और उसमें है टाइम। 3 डायमेंशन तो हो गई भाई, 3 डायमेंशन दुनिया, और चौथा डायमेंशन है टाइम। टाइम इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको मैं थोड़ा एक एग्जांपल समझाना चाहूँ। अगर मुझसे कोई मिलना चाहता है, मान लीजिए पंकज पाल से कोई मिलने आता है, ठीक है, पंकज पाल से कोई मिलने आता है, तो मान लीजिए आपने यहाँ से दिव्यापुर में, आपने दिव्यापुर नहीं, हाँ,
आपने औरैया में आप खड़े हैं, पंकज पाल से मिलने आए हैं भाई, औरैया में खड़े हैं आप, और आपने कहा पंकज पाल का घर कहाँ है, अगर कोई जानता हो या हाँ तो वो अगर कोई मिल गया तो वो बताएगा कि पंकज पाल का घर, आप सीधे जाइए, मतलब वो फपून की तरफ डायरेक्ट करेगा आपको, सीधे जाइए 20 किलोमीटर चलना, फिर राइट मुड़ जाना, 4 किलोमीटर चलोगे पंकज पाल का घर आ जाएगा। ठीक है, अब वो कहेगा पंकज पाल घर ना बताइए, अब हमें ये बताइए पंकज पाल की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो वो कहेगा ठीक है, सबसे पहले आप एक्स में, यानी अगर एक्स है, अगर एक्स में आप जाइएगा 20 किलोमीटर, फिर वाई में जाइएगा 4 किलोमीटर, फिर जेड में जाइएगा 10 मीटर, यानी दूसरी मंजिल पर मिलेगा। समझ रहे, यानी एक्स वाई जेड आपने तीन उसे कोऑर्डिनेट दिए। मेरा एड्रेस कोई पूछने आया तो आपने उसे तीन औरैया में अगर आपने किसी को मेरा एड्रेस बताया तो एग्जैक्ट मेरी लोकेशन उन्होंने क्या बताई कि एक्स में चलो 20 किलोमीटर, वाई में चलो 4 किलोमीटर, जेड में चलो 10 मीटर क्योंकि 10 मीटर ऊंचाई, 10 फीट ऊंचाई पर बैठा हूं, 10 मीटर चलेगा। लेकिन अगर सोचो, ठीक है मेरी लोकेशन मिल गई, एक तरह से मेरे कमरे की लोकेशन मिली है, मेरी लोकेशन अभी नहीं मिली है, क्यों? क्योंकि क्या पता